तो बच्चे तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे खूब मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत मज़े से चल रहा होगा। क्लास 12th के बच्चों के लिए खास वीडियो होने वाला, जो इस बार 12th बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। आज जो है हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, पदार्थ का ठोस अवस्था का 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं। 1 शॉर्ट वीडियो में आपका जो है लेक्चर 1 है, हम इसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और एक लेक्चर आपका ऑब्जेक्टिव का होगा। तो 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज का लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग पूरा ठोस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगले लेक्चर जो होगा आपका क्रिस्टल में दोष के बारे में पढ़ लेंगे और चुंबकीय प्रकृति वगैरह पढ़ लेंगे। तो ये आपके वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपका PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है न्यू स्काई कोचिंग सेंटर, उससे आप जुड़िए। उस पर आपका डेली का जो है क्लासेस का आपका है ना आपका PDF मिलेगा। और इसके बाद व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको जो है आपका PDF और है ना यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आप लोग जो है न्यू स्काई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जरूर। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप शेयर कर दीजिए, लेकिन वीडियो अच्छा लगेगा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर पे। देखिए हम लोग को पढ़ना होता है चैप्टर 1 आपका क्लास 12th में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना होता है पदार्थ का ठोस अवस्था। पदार्थ का ठोस अवस्था पढ़ना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ठोस के बारे में। ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में हम लोग डेली देखते हैं। जैसे देख लीजिए आपके सामने एक मोबाइल है, मोबाइल क्या है? ठोस है। पंखा है ना, ईंट है, पत्थर है, ये सब का सब क्या है? खल्ली है, चीनी है, ये सब का सब क्या है? ठोस है। तो हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आते हैं ठोस क्या होता है। तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, कलम है, कॉपी है ना, दीवार है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस है। आयोडीन हो गया, वो भी ठोस है। ग्रेफाइट है, ठोस है। हीरा है, क्या? ठोस है। सभी धातु क्या है? ठोस है। तो यहाँ तक आशा करते होंगे आप लोग समझे होंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि बताया गया पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? तो कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे कलम है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, आयरन है, गोल्ड, पानी, दूध, पेट्रोल, ये सब का सब क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ को हम लोग जानते हैं कि 3 भाग में बांटा गया भौतिक गुणों के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था, ठीक है, ठोस के बारे में। ठोस क्या है? देखिए तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। पदार्थ का वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे शुगर हम लोग किसको बोलते हैं? चीनी को बोलते हैं, वो ठोस है। आयरन लोहा हो गया आपका, गोल्ड सोना, लकड़ी हो गया आपका, सूखी लकड़ी, जो भी लकड़ी हो गया सब ठोस अवस्था में होता है। तांबा हो गया, नमक है, किताब है, कलम है, सिल्वर है, जिसको चांदी कहते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब का सब क्या? ठोस है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ये तो आप लोग बच्चे क्लास में ही पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को आगे जो पढ़ना होता है ठोस के प्रकार। ठीक है। तो ठोस जो होते हैं जनरली 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। कितने प्रकार को? 2 प्रकार के। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम होता है, आपको याद रखना है, रवेदार ठोस भी इसको कहा जाता है। रवेदार ठोस भी इसको कहते हैं। ठीक है। सेकंड होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो इसका दूसरा नाम है एमार्फस सॉलिड। क्या नाम है? एमार्फस सॉलिड। और ध्यान दीजिएगा कि इसे हम लोग कहते हैं बेरवेदार ठोस। बेरवेदार ठोस भी इसको कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप। बेरवेदार ठोस भी कहते हैं। देखिए अब यहां पर समझ गए। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? सब आपका ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस। तो वह ठोस जिसमें
अवयव कण जो होते हैं निश्चित पैटर्न में होते हैं, वही कणों की व्यवस्था जो होता है नियमित होते हैं और इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। देख लीजिए वह ठोस जिसमें अवयव कण जो होते हैं, अवयव कण के रूप में आपका परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो अवयव कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टलीय ठोस को सत ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, सत ठोस कहा जाता है। और यह एक है ना ध्यान दीजिएगा सत ठोस है। जैसे में आपका एग्जाम्पल हो गया आपका सोडियम क्लोराइड नमक, ये आपका ठोस अवस्था में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट हो गया, SiO2 क्वार्ज होता है, लेकिन क्वार्ज ग्लास की बात करेगा तो क्रिस्टलीय नहीं होता, वो अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट है, तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा, टीना, गंधक, फास्फोरस है ना, आयोडीन, आपका नेप्थलीन हो गया जिसका फॉर्मूला होता है C10H8 होता है, बेंजोइक एसिड हो गया C6H5COOH, ये सब क्या होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। चलिए, तो अगला जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वह ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है तथा जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या होता है, बेरवेदार ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या होता है, बेरवेदार ठोस होता है। और ध्यान देना है, इसे असत ठोस कहा जाता है, या तो छदम प्रथम ठोस भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे छदम आभासी ठोस क्या कहा जाता है, छदम या आभासी ठोस कहा जाता है। जैसे समझिएगा, आप ग्लास हो गया, आपका रबर है, यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा। ग्लास किस प्रकार का ठोस है, तो अक्रिस्टलीय ठोस। रबर आपका किस प्रकार का ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस। प्लास्टिक आपका किस प्रकार का ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस। ग्लास हो गया किस प्रकार का, वही चीज आ गया क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास भी अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। ठीक है, ये आपका है क्वार्ट्ज ग्लास, ध्यान दीजिएगा, क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास भी आपका किस में आ जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए। एक आपका जो क्वेश्चन दम इंपॉर्टेंस है जो आपसे पूछा जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखने के लिए बोलेगा। ये जो आपका है दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए, इसको आप जितना हो सके बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, तो ध्यान देना, क्रिस्टलीय ठोस को इसमें क्या होता है, हम बताया भी कि इसमें इसके कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। इसका डायरेक्ट इसमें उल्टा होगा, है ना, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक या सत ठोस कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, आभासी या असत ठोस या छदम ठोस भी कहा जाता है। आभासी काल्पनिक भी ठोस कहते हैं। ठीक है, ये तो असत ठोस भी कहेंगे। चलिए आगे देखिए, इस यह प्राकृतिक में क्या होता है, विषम दैशिक होता है। ध्यान देना है, यह क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं प्राकृतिक में विषम दैशिक होते हैं, है ना, जबकि यह प्राकृतिक में क्या होता है, समदैशिक होता है। ध्यान देना है। चलिए अगला पॉइंट है आपके सामने, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक तीक्ष्ण होता है। गलनांक जो इसका होता है वो तीक्ष्ण होता है, जबकि इसके गलनांक जो होता है तीक्ष्ण नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कणों का जो व्यवस्था होता है वो दीर्घ परासी होता है। ये आपका पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, किस ठोस में कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होता है, तो ध्यान दीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस, इसमें कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होता है, इसमें लघु परासी होता है। ठीक है, ध्यान देना, इसके गलन उष्मा निश्चित होती है, जबकि इसके गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो कटा हुआ सतह, जैसे मान लिया क्रिस्टलीय ठोस है, इसको तेज धार वाले औजार से हम लोग काटे तो कटा हुआ सतह बिल्कुल सपाट होगा, मतलब चिकना होगा। ठीक है, और इसका जो टुकड़े में काटेंगे उस टुकड़े का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगा, अलग अलग ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल साइज से बनेंगे, ज्यामितीय आकृति प्राप्त होंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस होगा, उसे जब तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो कटा हुआ सतह सपाट नहीं होगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति
नहीं होगा। जैसे कांच, कांच को आप काट दीजिए, टुकड़े टुकड़े विभाजित होगा, लेकिन उसका कोई आकृति निश्चित नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट आपके लिए ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ठोस कठोर क्यों होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये मोबाइल या फिर हम जो लिए हुए हैं मार्कर, या तो फिर आपके सामने जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ, ये क्या है? आपका ठोस है। तो ठोस जो होते हैं, हम लोग को पता है कि जितने भी सारे पदार्थ हैं कणों से मिलकर बना हुआ, और ठोस में अवयव कण जो होते हैं बहुत नज़दीक में व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के बीच में इतना नज़दीक होते हैं कि अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। और अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण उसमें मुख्य कारण क्या है? कणों के बीच में आकर्षण बल मजबूत लगता है। तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल मजबूत लगता है, इसी कारण कण जो है आसानी से दोलन नहीं करते हैं, अपने स्थान पे निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं और वो गति नहीं कर पाते। इसी कारण ठोस क्या होते हैं? कठोर होते, साथ में उसका आयतन और आकार भी निश्चित होता है, ठीक है। जैसा कि देखिए बताया गया है, ठोस में अंतराण्विक स्थान सबसे कम और अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसलिए इसके अवयवी कण अति निकटता से बंधे रहते हैं, मतलब अति नज़दीकी से वो क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। इसमें कोई है ना स्थानांतरीय गति नहीं होती है, मतलब ठोस के कण जो होते हैं अपने जगह पर एक जगह स्थिर रहते हैं, वो कहीं गति नहीं कर पाते हैं, और यह अपने मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन नहीं करते हैं। जैसे गति नहीं कर पाएगा तो गति नहीं कर पाएगा, इसी कारण ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं, साथ में इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है ना, ठोस का आयतन निश्चित होता है क्यों? ठीक है, तो देखिए है ना, ठोसों की प्रकृति कठोर और असंपीडीय होता है, और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं, कणों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, इसी कारण ठोस के आयतन भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो देखिए ठोस में प्रकृति कठोर और असंपीडीय होता है क्योंकि इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम और अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है, इसलिए इसके अवयव कण स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं, और स्वतंत्र गति नहीं करने की वजह से इसके आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये आपके सामने हम स्क्रीन पर एक मोबाइल फ़ोन दिखा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का देख रह सकते हैं, ये जहाँ रखेंगे इतना जगह को क्या करेगा? कवर करेगा। तो इतना जगह कवर करेगा, हमेशा फिक्स है, ये नहीं कि यहाँ रख दिया तो जगह कुछ और कवर किया, वहाँ रख दिया कुछ और जगह कवर किया। इसका आकार भी बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक इसके ऊपर कोई हम लोग बाहरी बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको ये भी बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम क्लियरली तरीके से आपको हम टेकअप किया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं और इस पॉइंट को हर जगह को नोट कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका इस चैप्टर से आने वाला एक भी प्रश्न। चलिए तो हम लोग आगे जानते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो प्रश्न में करा कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि कांच जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसमें जो होता है द्रव के भांति बहाव का प्रकृति होता, बहाव का गुण होता, और बहाव का प्रकृति होने के कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच पर पानी वगैरह रख दीजिए, उसमें क्या होता है? आसानी से ढल करके बह जाता है। ठीक है, या तो देखते होंगे अब मकान वगैरह में कांच साइड में लगा रहता है, उसमें लिक्विड वगैरह बरसात के दिनों में पानी नहीं पड़ता है तो आसानी से ढलान की तरह अति हो जाता है, बह जाता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। और ये है ना क्या हो जाता है? ठंडा भी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड में पूछा गया, दिखने को मिला। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को समझते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो आपको समझना है प्यारे स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवयवी कण और अंतराण्विक बल के प्रकृति के आधार पर ठोस को 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला हो जाता है आपका आणविक ठोस, और आणविक ठोस को कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है आयनिक ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। तीसरा है आपका धात्विक ठोस, जिसको बोलते हैं मेटलिक सॉलिड। और इसके बाद है चौथा सह संयोजक ठोस, जिसको दूसरा नाम नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आणविक ठोस के बारे में। चलिए आपके सामने दिख रहा होगा आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में कई बार देखने को मिला है। आणविक ठोस तो
वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयव कण जो होते हैं वो अणु के रूप में होते हैं, अवयव कण अणु के रूप में होते हैं, उसे आणविक ठोस कहा जाता है। ठीक है, और अवयव कणों के बीच में एक तरह से बल लगता है, वो बल जो लगता है वो वांडर वाल बल लगता है। कौन सा बल लगता है? वांडर वाल आकर्षण बल लगता है, उसे क्या कह जाते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका आयोडीन एक अणु के रूप में है, आयोडीन अणु के रूप में आणविक ठोस हो जाता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी आपका आणविक ठोस है। हाइड्रोजन H2 आणविक ठोस है। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्लोरीन Cl2 आणविक ठोस है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु के रूप में होता है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो है आपका आणविक ठोस है जो अणु के रूप में होता है। ठीक है, अवयव कण क्या होंगे? जिसमें अणु होंगे उसे आणविक ठोस कहेंगे। चलिए, आणविक ठोस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तीन प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। अध्रुवीय, जनरली ये जो होता है उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना अध्रुवीय ठोस होता है। एग्जाम्पल सिर्फ याद रखिए, अध्रुवीय जिसमें अवयव कणों के बीच में कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, और जिसमें सेम अणु होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब अध्रुवीय ठोस में आ जाता है। कुछ ठोस ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय ठोस वैसे होते हैं जिसमें परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का थोड़ी बहुत अंतर होता है, उसमें ध्रुवीय ठोस होते हैं। खास करके HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, आपका SO2 हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया, ये सब आपका ध्रुवीय ठोस में आ जाता है। और एक हाइड्रोजन बंधित ठोस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवों के बीच में हाइड्रोजन बंधन अगर बने तो उसे आपको हाइड्रोजन बंधित ठोस कहते हैं। जैसे आपका जल हो गया, HF हो गया, NH3 हो गया, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन बनता है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोजन बंधित ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए समझिए, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा कि उनमें कौन अध्रुवीय है, कौन ध्रुवीय ठोस है और कौन हाइड्रोजन बंधित ठोस है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे समझिएगा, आगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आयनिक ठोस। देख रहे होंगे आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैसा ठोस जिसमें अवयव कण क्या होंगे? वैसा ठोस जिसमें अवयव कण आयन होंगे उसे आणविक ठोस कहेंगे। और अवयव कण अगर आयन होंगे तो ध्यान समझिएगा कि अवयव कण यदि आयन होंगे तो उसमें एक धनायन होगा, दूसरा क्या होगा? ऋणायन होगा। मतलब धनायन और ऋणायन के नियमित व्यवस्था से जो ठोस बना है उसको आयनिक ठोस कहेंगे। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम आपका क्या है? धातु है, और क्लोरीन क्या है? धातु है। इसमें एक धनायन और एक ऋणायन है, दोनों के मिलने से जो ठोस का निर्माण होगा वो क्या होगा? आयनिक ठोस होगा। सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, जिंक सल्फाइड हो गया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये सब का सब आयनिक ठोस में आता है। तो देखिए, है ना, और आयनिक ठोस में याद रखना है कणों के बीच में एक बल लगता है, जिस बल को बोलते हैं हम लोग स्थिर विद्युत आकर्षण बल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, आयनिक ठोस का जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, लिथियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब का सब क्या है? आपका आयनिक ठोस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं धात्विक ठोस। तो आपको समझना है, देखिए धात्विक ठोस क्या हो गया, है ना। तो वैसे ठोस जिसमें अवयव कण धातु परमाणु होते हैं, वैसे ठोस जिसमें अवयव कण धातु परमाणु होते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक है, देखिए अवयव कण क्या होते हैं? धातु परमाणु होता है। जैसे आपका लोहा हो गया, आयरन है, तांबा है ना, सोना है, चांदी है, मैग्नीशियम है, प्लेटिनियम है, चलिए एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, जस्ता है, ये सब का सब कैसा होगा? धात्विक ठोस होगा, मेटालिक ठोस होगा। और आपको याद रखना है धात्विक ठोस जो होते हैं, मेटालिक सॉलिड जो होते हैं, वो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कठोर होते हैं, मजबूत भी होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, ठोस एवं गलित अवस्था में धात्विक ठोस विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप समझिएगा सह संयोजक का नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो सह संयोजक का नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस जिसमें अवयव कणों के बीच में सह संयोजक बंधन हो। सह संयोजक बंधन से अगर अवयव कण जुड़ करके और जिस ठोस का निर्माण करता है उसे हम लोग बोलते हैं सह संयोजक के नेटवर्क ठोस। जैसे आपका हीरा, हीरा में कार्बन परमाणुओं के मध्य आपका चतुष्फल, है ना, क्या होता है? चतुस्सह संयोजक बंधन होता है। ठीक है, जिसका आकृति कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। और यह हीरा जो है आपका वो कैसा ठोस है? तो क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन वो कैसा है? सहसंयोजक है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है? ग्रेफाइट जो होता है वो षष्ठफलकीय होता है, और वो भी जो है आपका कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा,
आपका सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड कार्बाइड है, ये क्या सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपको समझना है क्रिस्टल के बारे में देता क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल का नाम सुनने आपको पता चल गया होगा कि क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक ठोस होता है, क्रिस्टल क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक ठोस है। तो ध्यान देना है, जितने भी सारे ठोस पदार्थ है जिसमें अवयवों कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होता है उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। या तो बोल सकते हैं कणों के पुनरावृत्ति होने से, पुनरावृत्ति मतलब हो गया कण रिपीट कर रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कण बार बार रिपीट किया और कणों के रिपीट करने के बाद, ठीक है, इस तरह से कण रिपीट किया। जैसे आप दीवार बनाते हो ना, तो दीवार में क्या होता है, बहुत सारे ईंटों को सजाते हो, ईंटों को अरेंज करते हो, तो ईंट को अरेंज करने के बाद इस तरह देख रहे हैं कि यह एक ठोस आकृति प्रदान हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। इसके छोटा सा भाग की भी बात करेंगे, ये भी क्या होगा, क्रिस्टल होगा। इसका छोटा सा भी भाग निकाल देंगे, ये भी क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में होगा, ठीक है, एक क्रिस्टल के रूप में होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपका हो गया क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होता, तो जितने भी सारे ठोस है वो ठोस के समतल सतह में अवयवों की व्यवस्था जो होते हैं, कणों का जो व्यवस्था होता, कणों की व्यवस्था स्थान को कहा जाता है क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो देखिए है ना, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक का दूसरा नाम क्रिस्टल लैटिस भी होता है। तो अवयव कणों का त्रिविम व्यवस्था, अवयव कणों का त्रिविम व्यवस्था जिसमें कणों को बिंदु द्वारा, पॉइंट द्वारा सूचित करते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। और ना क्रिस्टल जालक को आकाशीय जालक भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक को आकाशीय जालक या त्रिविम जालक भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए आपको बताया गया है, फिगर है, आप देख रहे होंगे ये ठोस है, तो जितना भी देख रहे हैं इस तरह से, इस सब का सब इस तरह से, तो इस तरह से जो हम लोग जितना कटिंग पॉइंट हो रहा है, हर जगह जहां जहां कट रहा है, मिलान बिंदु है, वो सब का सब क्या है, क्रिस्टल जालक है। ये पूरा भाग को हम लोग बोलेंगे क्या, इसको पूरा भाग को बोलेंगे हम लोग क्रिस्टल जालक। इसको पूरा भाग को क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। और जो दिख रहा है ना व्यवस्था कणों का, उसको हम लोग कहेंगे क्या, जालक बिंदु कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका जालक बिंदु, इसको हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट, ठीक है, कि दर्शाया गया जालक बिंदु है। और ऊपर वाला भाग जितना पूरा समतल सतह है, इस सबको हम लोग कहेंगे क्या, आकाशीय जालक या त्रिविम जालक भी कहेंगे, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहा होगा त्रिविम स्पेस है, तो त्रिविम स्पेस जो ये दिख रहा है, ये त्रिविम स्पेस को हम लोग कहते हैं क्या, ठीक है। ये जो बना, इस सब को बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस तरह से, है ना, अल्फा बीटा गामा, तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग कहते हैं अक्षीय कोण। क्या कहते हैं, अक्षीय कोण। और ये जो भुजा देख रहे हैं साइड बाय साइड, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पैरामीटर। तो पैरामीटर को सूचित किया जाता है ए बी सी से, और अक्षीय कोण बोलेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा और गामा से। जैसा कि बताया गया, देखिए पैरामीटर जो होता है ए बी सी होता है, और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा होता है। चलिए आगे समझिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इकाई या एकक सेल। इकाई या एकक सेल या एकक कोष्ठका भी कहा जाता है, एकक क्रिस्टल भी कहते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपके सामने एक ठोस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या, क्रिस्टल जालक का व्यवस्था है। तो क्रिस्टल जालक जिसमें अवयव होंगे, ये क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग में, ठीक है, इसका छोटा भाग सबसे मान लेते हैं कि क्रिस्टल जालक हुआ, इसके जो स्क्रीन पर देख रहे थे ये क्रिस्टल जालक हुआ। और इसके सबसे छोटे भाग में ये वाले पॉइंट को अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाले पॉइंट को अगर हम लोग निकाल लेते हैं, इस वाले पॉइंट को निकाल लेते हैं, तो क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग में कणों के पुनरावृत्ति होने से, कण के रिपीट करने से जो संपूर्ण ठोस बनता है, छोटे सा ठोस बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इकाई सेल या एकक कोशिका कहा जाता है। तो ध्यान रखना आपको, आकाशीय जालक या त्रिम जालक का सबसे छोटे भाग में कणों की पुनरावृत्ति होने से बने ठोस को क्या कहते हैं, इकाई सेल या एकक कोशिका या एकक क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक के सबसे छोटा भाग में कणों के पुनरावृत्ति होने से बने ठोस को क्या कहते हैं, इकाई सेल या कोशिका या क्रिस्टल भी कहते हैं। अब देखिए इकाई सेल या कोशिका को बांटा गया है दो पार्ट में, एक होता है ना अध एकक कोशिका, अध एकक कोशिका जिसको मूल क्रिस्टल भी कहते हैं, मूल एकक कोशिका भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या जाता है एससीसी, और एससीसी का नाम होता है, एससी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल कहते हैं। उसके बाद होता है केंद्रित एकक क्रिस्टल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंटर क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल, सेंटर क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल हो गया। सेंटर को तीन पार्ट में बांटा गया, एक होता है पिंड केंद्रित एकक क्रिस्टल, एक एकक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं हम लोग बीसीसी, और बीसीसी का पूरा नाम होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, फलक केंद्रित होता है जिसको बोलते हैं एफसीसी, और उसके बाद होता है अंतः फलक केंद्रित जिसको बोलते हैं ईएफसीसी, इंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल, और इसको कहेंगे क्या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक एक करके हम लोग सभी को परिभाषित करेंगे। चलिए देखिएगा, अध या मूल एकक क्रिस्टल क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा, अध या मूल एकक क्रिस्टल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल, तो वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयव जो होते हैं केवल क्यूब के मतलब घन के कोणीय बिंदु पर पाया जाता है। और घन के कोणीय बिंदु पर कितना पाया जाता है, तो अवयव का जैसे मान लिया जाए एक गोला, तो यह गोला है तो इसका 1/8 भाग पाया जाता है। ठीक है, ये 4 भाग कट गया, 6 भाग हुआ, और ये कितना होगी 8 भाग हो गया, तो 1/8 पार्ट ही पाया जाता है। जैसे इसको समझने के लिए आप एक रूम में बैठ जाइए, रूम में कितने कॉर्नर होते देखते हैं, जिसको वर्गाकार रूम होता है तो आप देखते होंगे उसमें 8 किनारा होता है, और 8 किनारा पर 1/8 भाग, कितना भाग होगा 1/8 भाग होगा। जैसा कि देखिए फिगर बनाया गया, ये देखिए 1/8 पार्ट यहाँ पर होगा, 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट, जितना भी 8 किनारा हर 8 किनारा पर 1/8 पार्ट होगा। इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि है ना मूल इकाई क्रिस्टल सेल में अवयवों की संख्या, तो देखिए जेड बराबर निकालेंगे, जेड से अवयवों की संख्या सूचित किया जाता है, तो 8 किनारा है, प्रत्येक किनारा पर 1/8 भाग, यानी कि जेड बराबर 1, तो ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिखे जाएगा। ठीक है, तो मूल क्रिस्टल या इकाई मूल एकक क्रिस्टल में अवयवों की संख्या कितना होती है, तो आपको याद रखना 1 होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा एक। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ से और भी प्रश्न इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें घन के किनारा और जो परमाणु गोले हैं, जैसे इस तरह जो गोले रहेंगे, इसके बीच के त्रिज्या का संबंध निकालना होगा, तो ये बराबर याद रखिएगा 2r। ये भी यहाँ पर प्रश्न मिलेगा पढ़ने के लिए आपको, है ना। प्रतिशत संकुलन क्षमता पूछेगा, जो आगे आपको इसमें बताया गया है, प्रतिशत संकुलन क्षमता बोलेगा, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता जो होता है इसमें होता है 0.52, जिसको प्रतिशत में बोलेंगे तो कितना होगा 52%, प्रतिशत में बोलेगा तो 52, अगर प्रतिशत में नहीं रहेगा 0.52। रिक्तियां बोलेगा तो इसको 100 में से घटा दीजिएगा, 100 - 52 आपका 48% रिक्तियां होगा। ठीक है, चलिए तो अगला देखिए, हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आ गया, केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका इसको बोलेंगे सेंटर। तो वैसा इकाई कोशिका होगा या वैसा इकाई क्रिस्टल होगा जिसमें अवयव जो होंगे घन के प्रत्येक कोणीय बिंदु के अलावा, है ना, घन के केंद्र बिंदु पर भी अवयव पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे केंद्रित इकाई क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, जैसे और ये जो होगा आपका बताया अभी 3 प्रकार के, बीसीसी, एफसीसी, ईएफसीसी। ठीक है, तो वह इकाई कोशिका जिसमें अवयव कण कॉर्नर के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित रहता है, उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। चलिए तो देखिए, केंद्रित एकक कोशिका को 3 पार्ट में बांटा गया है।
पहला आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पिंड केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, तो पिंड केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है? तो ध्यान देना, केंद्रित इकाई कोष्टिका केंद्रित इकाई कोष्टिका जिसमें अवयव कण है ना, प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 भाग, साथ में एक अवयव जो होगा आपका घन के केंद्र बिंदु पर होगा, घन के बीच में होगा, है ना, कॉर्नर पॉइंट के साथ एक अवयव क्यूब के मतलब घन के केंद्र में उपस्थित रहता है, तो उसे हम लोग पिंड केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए बताया गया है, ए हो जाएगा और ए को कहाँ पर रहेगा? बीच में रहेगा, ये पिंड केंद्रित हो गया। इसमें पूछेगा अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या बोलेगा, तो इसमें बीसीसी में अवयवों की संख्या, तो z बराबर 8 गुना 1/8, और एक बीच में हो गया, 8 किनारे वाला हो गए हैं और एगो कहाँ पर हो गए? बीच वाला हो गए। ठीक है, तो 8 गुना 1/8 प्लस 1, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो z का वैल्यू पूछेगा, तो इसमें 1 प्लस 1 आपका टोटल अवयव की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर और समझते हैं। इसमें पूछेगा आपको घन के मतलब ये जो क्यूब है, ये क्यूब के किनारा की लंबाई जिसको हम लोग a मानेंगे, और परमाणु गोले होंगे इस तरह व्यवस्थित होंगे, तो इसमें फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिलेगा a बराबर 4r/√3। ये याद रखना है कि बीसीसी इकाई सेल में घन के किनारा और परमाणु गोले के त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? तो a बराबर 4r/√3, या तो फिर यहाँ से याद रखिएगा r बराबर √3a/4। ठीक है, इसमें आपसे प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत पैकिंग फ्रैक्शन, या बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी। तो इसमें याद रखिएगा आपको 68% निकलेगा। अब प्रतिशत में नहीं रहेगा तो होगा 0.68%। 0. कितना? 68%। रिक्तियाँ की बात करेगा तो 100 में से 68 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा? 32%। ये याद रखना है। तो यहाँ से आपका पूछने वाला सारा प्रश्न है ना, ये याद कर लीजिए, यहाँ से आपका क्लियर रहेगा। चलिए तो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। तो फलक केंद्रित क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान देना, वैसा कोष्टिका होगा, वैसा केंद्रित इकाई क्रिस्टल होगा जिसमें अवयव जो होंगे घन के प्रत्येक कोणीय बिंदु के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर भी अवयव पाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर भी अवयव पाया जाएगा, उसे बोलेंगे हम लोग फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। ठीक है, जैसा कि देखिए ये आपका एफसीसी बनाया गया है, देख रहे होंगे, ये फेस हो गया, फेस पर है, यहाँ अवयव है, इस फेस पर अवयव है, इस फेस पर अवयव है, टोटल 6 गो फेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक हो जाएगा उधर वाले फेस पर टोटल। तो इस तरह से टोटल अवयव की संख्या इसमें पूछ देगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, z बराबर 8 कॉर्नर है तो 8 गुना 1/8 प्लस 6 फेस है 6 गुना 1/2, तो आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 8 8 कट जाएगा, तो 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि एफसीसी में अवयवों की संख्या कितना होता है? 4। तो आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एफसीसी में अवयवों की संख्या कितना? तो 4 होता है। उसके बाद समझिएगा अंतःफलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतःफलक केंद्रित क्या होता है? तो वैसा केंद्रित इकाई कोष्टिका जिसमें अवयव जो होंगे घन के प्रत्येक कोणीय बिंदु के अलावा किसी दो फलक के आमने सामने के केंद्र बिंदु पर 1/2 भाग पाया जाएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग कहेंगे क्या? EFCC अंतःफलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहेंगे। तो केंद्रित इकाई कोष्टिका जिसमें अवयव कण मतलब सभी कॉर्नर पॉइंट के साथ किसी भी दो फेस के सेंटर पर मतलब केंद्र पर भी
उपस्थित होता है उसे अंतः फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखिए जैसा कि आपका डायग्राम में बताया गया है, ये हो गया। इसमें देखिए यहाँ अवयव है, यहाँ है, प्रत्येक कोणीय बिंदु पर हो गया। इसके अलावा किसी दो फलक के आमने सामने एक केंद्र बिंदु पर है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे जेड की संख्या, अवयवों की संख्या, तो 8 गुना 1/8 प्लस 2 फेस है तो 2 गुना 1/2, यानी कि जेड की संख्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब कितना 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ब्रेबेज जालक, ब्रेबेज जालक के बारे में हमेशा जो है बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ब्रेबेज जालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेबेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1848 ईस्वी में क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या आकाश जालक को 14 विभिन्न प्रकार से, उसके बिंदुओं को 14 विभिन्न प्रकार से अलग अलग व्यवस्थित कर दर्शाकर 7 मूल इकाई क्रिस्टल बनाए थे, जिसको बोलते हैं सप्त क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम जानते हैं, इसमें 14 जालक बिंदुओं को दर्शाया गया था, उसी को कहते हैं ब्रेबेज जालक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1848 ईस्वी में ब्रेबे वैज्ञानिक क्रिस्टल जालक को या त्रिविम में 14 प्रकार से, कितने प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा कि ब्रेबेज के द्वारा है ना जालक बिंदुओं को कितने प्रकार से प्रतिरूपित किया गया था या दर्शाया गया था, तो 14 प्रकार से, ठीक है। निरूपित करके कितने क्रिस्टल था, तो 7 मूल क्रिस्टल थे। कितने थे? 7 क्रिस्टल बनाए थे, जिसे हम लोग ब्रेबेज जालक कहते हैं, तथा 7 क्रिस्टल को मूल क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और 7 क्रिस्टल सिस्टम में वो कौन कौन था क्रिस्टल, इसको मैंने बताया था CTORHMT, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो, CTORHMT। सी से आपका क्या होता, तो सी से हमने बताया था क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब घनाकार होगा, आपका हो जाएगा टी से होगा टेट्रागोनल, ओ से होगा आपका ऑर्थो रोम्बिक, आर से होगा आपका रोम्बो हेड्रल, एच से होगा हेक्सागोनल, एम से होगा मोनोक्लिनिक, और टी से होगा ट्राइक्लिनिक, ठीक है। जैसा कि बताया गया आपके सामने देखिए, देखिए तो क्या हो गया, पहला हो गया क्यूबिक, जो बताया भी आपको हम लोग, क्यूबिक मतलब क्या, क्यूबिकल जो घनाकार होगा, और घनाकार क्रिस्टल में याद रखिएगा क्रिस्टल जालक की संख्या पूछ देगा तो 3, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा। टेट्रागोनल में बोलेगा क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं की संख्या, तो याद रखना है 2। CTO के बाद क्या हो गया, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोरोम्बिक, इसमें बोलेगा क्रिस्टल जालक बिंदुओं की संख्या कितना, तो 4, याद रखिएगा। अगला हो गया आपका, फिर हो गया मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में क्रिस्टल की संख्या कितना होगा, 2, ठीक है। फिर हो गया एच से हेक्सागोनल में बोलेगा क्रिस्टल जालक बिंदुओं की संख्या कितना, 2। उसके बाद हो गया रोम्बोहेड्रल, इसमें कितना होगा जालक बिंदुओं की संख्या, 1। उसके बाद देखिए ट्राइक्लिनिक, तो इसमें कितना होता है, 1, तो याद रखिएगा CTORHMT, ठीक है। इसमें जालक बिंदु कितना होंगे, तो 3 होंगे। टेट्रा में कितना बताया गया आपको, 2,
याद रखिए। इसमें 2, ऑर्थोरोम्बिक में, तो ऑर्थोरोम्बिक में देख लीजिए, ऑर्थोरोम्बिक 4, इसमें 4 होता है। उसके बाद हो गया रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में 1, H से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में 1, M से मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक में आपका होता है 2, और ट्राइक्लिनिक में 1। टोटल जोड़ लीजिए तो 3 2 5 4 9 1 10 1 11 2 13 1 14 जलक बिंदु होते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। CTORHMT, C से क्यूबिकल, क्यूबिकल में क्रिस्टल जालक बिंदु संख्या कितना 3, T से हो गया है ना टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में जलक बिंदु की संख्या 2, O से क्या ऑर्थोरोम्बिक है ना, इसमें जलक बिंदु की संख्या कितना 4, R से क्या हो गया रोम्बोहेड्रल है ना, तो रोम्बोहेड्रल में जलक बिंदु की संख्या कितना 1, H से हो गया हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में जलक बिंदु की संख्या 1, M से हो गया मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में जलक बिंदु की संख्या 2, T से हो गया ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में जलक बिंदु की संख्या 1। तो टोटल मिलाकर के 14 क्रिस्टल जलक है। और इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपका कौन कौन हो गया, तो CTORHMT 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 क्रिस्टल में आपका क्या हो गया 7 को जो क्रिस्टल होते हैं जिसको हम लोग मूल क्रिस्टल या क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए, ये बताए थे एसएससी में क्रिस्टल में अवयव गोले की त्रिज्या और इकाई के बीच संबंध स्थापित करो, तो इतना नहीं पूछता, ये आप याद रखिए सिर्फ, ठीक है, कि इसमें क्या होता है A बराबर 2R होता है, लेकिन निकालना कैसे है। देखिए आपका एसएससी क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल का क्या हो गया, एक क्यू है, यूनिट सेल है, इसमें एक इस तरह से आपका गोले हैं और एक इस तरह से गोले हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। इसको हम लोग मान लेंगे किनारा, किनारा को A, और इस यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या होगा 1, और इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। तो A बराबर कितना होगा R + R, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा 2R, ये R बराबर होता है A/2। यहाँ से मान ले त्रिज्या दे देगा, कभी किनारा निकालने के लिए दे देगा, कभी किनारा दे देगा और त्रिज्या निकालने के लिए देगा। तो इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा A बराबर 2R है ना, या R बराबर A/2, R बराबर A/2, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। बीसीसी क्रिस्टल में अवयव गोले के त्रिज्या और इकाई क्रिस्टल के घन के किनारा के बीच संबंध का व्यंजक, व्यंजक नहीं पूछेगा लेकिन आपको याद रखना है ना कि संबंध का व्यंजक क्या होता है। तो इसमें देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि A बराबर क्या होता है, तो 4R/√3, A बराबर क्या होता है 4R/√3, या तो R बराबर √3A/4, ये सिर्फ याद रखिए, ठीक है। बीसीसी में घन के किनारा और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो A बराबर 4R/√3 या R बराबर √3A/4, इतना याद रखिए। चलिए एफसीसी में, तो एफसीसी के लिए भी आप याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें घन के किनारा और परमाणु गोले की त्रिज्या के बीच संबंध पूछता है, तो A बराबर है ना R बराबर A/2√2, क्या होता है R बराबर A/2√2, या फिर A बराबर 2√2R, A बराबर 2√2R, R बराबर पूछेगा तो A/2√2 और A बराबर पूछेगा तो 2√2R, ए याद कर लीजिए। चलिए देखिए संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, या पैकिंग में परगुणता भी इसे कहा जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ध्यान देना संकुलन क्षमता क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो संकुलन क्षमता होता है ना किसी इकाई सेल के निर्माण में, किसी इकाई सेल के निर्माण में, ठीक है, गोले के आयतन का जितना भाग यूनिट सेल द्वारा माने क्रिस्टल द्वारा अधिकृत कर लिया जाता, घेर लिया जाता, उसी को कहा जाता संकुलन क्षमता, है ना। उसे पैकिंग में परगुणता भी कहते हैं। तो परमाणु अवयव कण मतलब गोले के आयतन का जितना भाग इकाई सेल, इकाई क्रिस्टल द्वारा अधिकृत किया जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। देखिए संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है क्रिस्टल गोले का आयतन बटा इकाई क्रिस्टल या घन का आयतन, ठीक है। यहाँ से निकालने के लिए बोलेगा पैकिंग, तो गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है और घन का आयतन कितना होता है 1 होता है। अब चलिए यहाँ से हम लोग सब निकालते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से पूछ देगा आपको एससीसी पूछेगा, तो एससीसी में आप निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा बताएं आपको, 0.52 प्रतिशत में रहेगा, तब 52%। बीसीसी की बात करेगा, बीसीसी की बात करेगा इसमें याद रखना है 0.68, नहीं तो प्रतिशत में बात करेगा तो 68%। एफसीसी में आप याद रखिए कितना
74% या 0.74 या तो 74%। तो तीनों में याद कर लेना, एससीसी में 52%, बीसीसी में 68%, एफसीसी में 74%। अब देखिए रिक्तियाँ क्या होता, तो ध्यान देना, रिक्तियाँ जैसे मान लिया जाए कि हम लोग दीवार बनाते हैं, दीवार में ईंटों को व्यवस्थित करते हैं, तो ईंटों के बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह रह जाता है, उस खाली जगह को ही रिक्तियाँ कहते हैं। उसी तरह से जब भी कोई क्रिस्टल बनते हैं तो क्रिस्टल के निर्माण में गोले के बीच में जो खाली जगह रहते हैं उसी को बोलते हैं क्या, रिक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, है ना, क्रिस्टल में गोले के बीच खाली स्थान है, रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, रिक्तियाँ कहते हैं। अभी आपको बताया गया एससीसी में संकुलन क्षमता बोलेगा तो 52% याद रखना है ना, 52.04। और रिक्तियाँ पूछेगा तो कितना, लगभग 48% आपको बताएं। उसी तरह से बीसीसी में बोलेगा, बीसीसी में संकुलन क्षमता, तो बीसीसी में संकुलन क्षमता पे याद रखिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए कितना होता, तो 68%। ठीक है, और रिक्तियाँ पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा, इतना टोटल घटा दीजिएगा तो लगभग आ जाएगा आपको 32%। कितना आ जाएगा, 32%। ठीक है, ये तो आपका पूरा डिटेल्स में इतना बताया गया। आपका अगर है ना बोलिएगा तो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, एफसीसी में संकुलन क्षमता बोलेगा तो एफसीसी में संकुलन क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 74%। ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन या बताया 74% हो गया। और रिक्तियाँ बोलेगा तो इसमें कितना हो जाएगा, रिक्तियाँ 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 74 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26%। कितना आ जाएगा, 26%। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट कर बोलिएगा तो इसका पीडीएफ जो है आपके, है ना, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, इसका लिंक डाल दिया जाएगा जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रिस्टलीय रवेदार ठोस को विषम दैशिक प्रकृति का किन कहते हैं। विषम दैशिक मतलब होता है एनिसोट्रोपिक नेचर। अब ये समझना है, बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, अभी क्रिस्टलीय ठोस है, विषम दैशिक, विषम मतलब हो गया विभिन्न, अलग अलग दिशा में इसके जो गुण होते हैं, कोई जैसे भौतिक गुण में हो गया आपका, इसके द्रवनांक हो गए, क्वंथनांक हो गए, विद्युत चालकता हो गए, भिन्न भिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में अलग अलग होता है। तो जब क्रिस्टलीय ठोस के कुछ सामान्य भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग हो तो ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं विषम दैशिक। क्या कहते हैं, विषम दैशिक। जैसा कि देखिए बताया गया है ना, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ सामान्य भौतिक गुण होते हैं, जैसे वैद्युत चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, कठोरता है, तनन सामर्थ्य है ना, विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, विषम दैशिक कहते हैं। ये आपका पूछ सकता है विषम दैशिक, है ना। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं आपका बेरवेदार ठोस, ये क्या होते हैं, समदैशिक का। तो समदैशिक मतलब क्या होता है, सभी दिशाओं में समान। तो अक्रिस्टलीय ठोस का कुछ समान भौतिक गुण होगा, जैसे अपवर्तनांक हो गया, क्वंथनांक हो गया, द्रवनांक हो गया, विद्युत चालकता हो गया, ये सब जो होंगे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में एक जैसा होंगे, समान होंगे। तो इससे हम लोग कहेंगे क्या, समदैशिक प्रकृति। ठीक है, अपवर्तनांक हो गया, कठोरता हो गया, तनन सामर्थ्य हो गया इत्यादि विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। चलिए, मूल क्रिस्टल या सप्त क्रिस्टल ही बताएं कि मूल क्रिस्टल या सप्त क्रिस्टल में कितने क्रिस्टल होंगे, 7 वो क्रिस्टल होंगे जो इस प्रकार होंगे, जिसका ट्रिक बताए थे, CTORHMT। ठीक है, C मतलब क्यूबिकल, T मतलब टेट्रागोनल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R मतलब क्या, रोम्बोहेड्रल, H मतलब हेक्सागोनल, M मतलब मोनोक्लिनिक, T मतलब ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए, ये देखिए क्यूबिकल के बारे में बताया गया, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ऐसे याद रखिए, क्यूबिकल क्या होता है, क्रिस्टल जिसमें तीनों अक्षीय कोण दूरियां समान होती है तथा एक दूसरे के लंबवत होता है एवं अक्षीय कोण भी सभी 90 डिग्री का होता है, उससे क्या कहते हैं, क्यूबिकल, घनीय क्रिस्टल कहते हैं। जालक बिंदु की संख्या आप याद रखिए 3 होता है, और इसमें देखिए सभी पैरामीटर आपस में बराबर होते हैं, A बराबर B बराबर C, और अक्षीय कोण लंबवत होने के कारण सब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया टेट्रागोनल, इसको बोलते हैं द्विसंबलाच या चतुष्कोणीय। तो क्रिस्टल जिसमें तीनों अक्षों एक दूसरे पर लंबवत हैं किंतु 2 अक्षीय समान होते हैं और एक अक्ष समान नहीं होते हैं। ठीक है, जालक बिंदु की संख्या इसमें कितना है, तो 2 है।
तो देखिए करा कि दो को समान है, तीसरा समान नहीं है, मतलब ए बराबर बी होगा नॉट इक्वल टू सी, और लंबवत होने की वजह से अल्फा बराबर बीटा और गामा तीनों कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। चलिए इसका देखिए आकृति इस तरह ईंट के समान होता है, ईंट देखे होंगे लंबा आकार का होता है इस तरह से, अगर ईंट को हम लोग ऐसे खड़ा करते हैं तो ठीक है। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक हो गया, तो क्रिस्टल जिसमें अक्षीय दूरियां सभी असमान है किंतु एक दूसरे पर क्या है लंबवत है, जैसे अक्षीय दूरियां ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक। जालक बिंदु की संख्या बोलेगा तो याद रखिए 4 होता है। उसके बाद हो गया रोम्बोहेड्रल, त्रिकोणीय त्रिसमताज हो गया, है ना। अब देखिए क्रिस्टल जिसमें तीनों अक्ष समान लंबवत के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, कि इसके अक्षीय कोण भी समान होते हैं परंतु लंबवत नहीं होते, अक्षीय कोण समान होते हैं लेकिन लंबवत नहीं है, 90 डिग्री का नहीं है, तो ए बराबर बी बराबर सी तो है, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा भी है, लेकिन एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। अब देखिए जालक बिंदु की संख्या बोलेगा तो इसमें याद रखना है जालक बिंदु की संख्या 1 होता है। और देखिए इस तरह का क्रिस्टल की आकृति होते हैं रोम्बोहेड्रल का। चलिए हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, तो हेक्सागोनल कैसा होता है, तो क्रिस्टल जिसमें दो अक्ष समान किंतु तीसरा अक्ष असमान होता है एवं दो अक्षीय कोण 90 डिग्री एवं तीसरा अक्षीय कोण 120 डिग्री का होता है। तो ये देखिए आपका दो गो एंगल बराबर होता है, पैरामीटर ए बराबर बी होता है लेकिन सी बराबर नहीं होता। उसके बाद अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये देखिए इसका ऐसा आकृति होता है, जालक बिंदु की संख्या 1 होती है। अब देखिए मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में है ना क्रिस्टल जिसमें तीनों अक्षीय दूरियां असमान तथा अक्षीय कोण 90 डिग्री एवं एक अक्षीय कोण 90 डिग्री से भिन्न होता है, तो दो अक्षीय कोण 90 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री से भिन्न होता है, और है ना पैरामीटर सब असमान होते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री, गामा नॉट 90 डिग्री होता है। इसमें बिंदुओं की संख्या बोलेगा तो 2। चलिए ट्राइक्लिनिक हो गया, त्रिनताज कहते हैं, तो क्रिस्टल जिसमें तीनों अक्ष असमान लंबाई के होते हैं एवं तीनों कोण असमान होता है तथा कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है, और जालक बिंदु की संख्या इसमें कितना होता तो 1 होता। तो देखिए मतलब तीनों अक्षीय कोण बराबर नहीं होता, ना अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट 90 डिग्री, मतलब कोई लंबवत नहीं होता, साथ में तीनों भुजाओं जो होती है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता। तो इस चीज़ को आप याद रखिए बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए उप सहसंयोजक या समन्वय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए किसी क्रिस्टल में अवयवों के निकटवर्ती जितने भी गोले की संख्या हो जो एक दूसरे से स्पर्श करता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका बीच में देखिए गोला है, इससे स्पर्श कर रहा है एक गोला और एक गोला, तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे समन्वय संख्या तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि इसके निकटवर्ती इधर वाला स्पर्श कर रहा। इसका बात करें तो इधर और इधर वाला इसका भी 2 होगा, इसका भी बात करेंगे तो इसका भी 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये आपका फिगर दर्शाया गया जिसमें देखिए है ना, अब ये बीच का आइटम इससे स्पर्श करता हुआ कितना गोला, तो एक स्पर्श इधर से कर रहा, एक ए वाला स्पर्श कर रहा, एक ए वाला स्पर्श कर रहा, एक ए वाला स्पर्श कर रहा और एक ए वाला स्पर्श कर रहा, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 4 होगा। उसी तरह से ए बताया गया है, इसमें भी कितना 1 है 2 है 3 है 4 है, और इस एक इधर वाला टच कर रहा है एक इधर वाला टच कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें कितना है आपका 3 है, इस तरह से देख रहे हैं कि इसके 3 टच कर रहा। तो इस तरह से कुछ याद रखिएगा। एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं हम लोग क्या उप संयोजक या समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। इसमें कितना याद रखिए, एफसीसी की बात करेगा तो याद रखना 6, बीसीसी में पूछेगा तो 8, एफसीसी में बोलेगा तो 12, एचसीपी में भी पूछेगा तो 12 और सीसी में पूछेगा तो 12, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने भी दिया गया जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। देखिए सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड
है ना, अमोनियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर है ना NaCl का कितना होता है 6, इसमें कितना होता है 6 होता है। जो भी इसके टाइप में देगा NaCl, AgCl, AgF, NH4Cl सब याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। इसको याद करने का चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसको याद कीजिएगा आपका ऑब्जेक्टिव में दो को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं, इस पर आधारित रहेगा आपका सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड है ना, टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम ब्रोमाइड, टाइटेनियम आयोडाइड, टाइटेनियम साइनाइड। ठीक है, इसमें दोनों का कितना होगा 8, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, मतलब कितना होता 8 होता, 6 नहीं 8 होता, मिस्टेक से लिखा गया। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर ब्रोमाइड हो गया, कॉपर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है ना, बेरिलियम सल्फाइड है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका 4 होता है। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम क्लोराइड है ना, लेड फ्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, इस सब में बोलेगा तो कितना होता है 8:4, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा है ना, तो कैल्शियम का बोलेगा तो 8, अगला का बोलेगा तो कितना होगा 4। चलिए सोडियम ऑक्साइड, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ, इसमें याद रखना है ना, सोडियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, यानी कि 4:8 होता है, इसमें 4:8 के रेशियो में होता है सोडियम ऑक्साइड में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 के रेशियो में। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब एक आध दो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जो है भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, HCP को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं षष्ठभुजीय निबिड संकुलित संरचना या षष्ठभुजीय निबिड क्रिस्टल। अब देखिए त्रि में याद रखना कि आकाशीय जलक जो बनता उस त्रि में कणों का AB, ध्यान दीजिए। देखिए पहला गोला का लेयर A है, उसके बाद अगले गोले हम जो ऊपर रख दिए B है, फिर नीचे वाला सतह लगाएं A, फिर ऊपर लेयर लगाएं B, और फिर नीचे लगाएं A B, माने इस तरह से सब देख लीजिए। अगर मान लिया इस तरह से लेयर लगा हुआ, ये A प्रकार का लेयर है, इस तरह से लेयर लगा हुआ है, इस तरह से। फिर देखिए इसके दो गोले के बीच में गोले रख दीजिए, फिर ऐसे रख दीजिए, फिर दो गोले के बीच में व्यवस्थित कर दीजिए, ऐसे कर दिए। फिर देखिए फिर वहाँ शुरू कर दी A, फिर उसी जब जो नीचे का लेयर लगा हुआ था सेम उसी तरह से गोले को हम लोग पैटर्न में सजा दिए। ठीक है, तो ई लेयर लगा A, फिर अगला लगेगा किसका B, फिर लगेगा A, फिर लगेगा B, फिर A लगेगा, तो AB टाइप का जो लेयर लगेगा, या तो फिर बोल सकते हो इसको X बाई, तो AB या X बाई पैटर्न से या लेयर से बने क्रिस्टल को क्या कहते हैं HCP कहते हैं। HCP को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें बोलेगा समन्वय संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 गो ऊपर होता, 3 नीचे होता, बीच में 3 3 6, टोटल इसमें होता है कितना 12 होते हैं। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे 3 3 6। ठीक है, अब बीच में कितना होते हैं 6, तो टोटल होते हैं कितना 12। ठीक है, तो समन्वय संख्या याद रखना 12। संकुलन क्षमता बोलेगा तो संकुलन क्षमता आपको याद रखना है 74%, रिक्तियां पुद्दे 26%। उसी तरह से CCP हो गया, तो CCP क्या हो गया, तो इसमें क्या होगा घने निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। त्रि में कणों का ABC या XYZ लेयर। जैसे मान लीजिए कि नीचे में जो गोला लगा A लगा आपका A प्रकार का गोले समझते चलिए। इस तरह से हम लोगों ने A लेयर लगा दिया। ठीक है, बीच में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ B रखा, दो गोले के बीच में सजा दिया। ऊपर से फिर क्या किया हम लोग, यहाँ रख दिए, इस तरह से बन गया ये। फिर क्या किया, फिर वहां से शुरू कर दिए ये, फिर इस तरह से लेयर लग गया। तो समझना है यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो लेयर है माने गोले का व्यवस्था A है, फिर A वाला लगा आपका B है, फिर A लगा आपका C है, फिर अगला शुरू हुआ A, फिर उसी तरह से चलेगा B, फिर चलेगा C, फिर क्या होगा A, उसके बाद गोला B, उसके बाद C।
यानी कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी, या तो इसी को दूसरे रूप में बोल सकते, इसका नाम मान लीजिए एक्स है, इसको मान लीजिए वाई है, इसको मान लीजिए जेड है। तो एक्स बाई जेड, फिर एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड होगा, फिर एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड, मतलब एक्स बाई जेड अलग अलग गोले हैं। और नीचे वाला एक एक्स का लेयर है, फिर उसके बाद वाला वाई का लेयर है, उसके बाद जेड का लेयर है, फिर शुरू हुआ एक्स का। तो इस तरह से व्यवस्थित होने से क्या बनता है, सीसीपी बनता है, जिसको बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा तो याद रखना है 12, ठीक है। रिक्तियाँ 74%, सॉरी संकुलन क्षमता 74%, रिक्तियाँ बोलेगा तो 26%। देखिए एचसीपी एवं सीसीपी में है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता। और एक क्वेश्चन पूछा था कि किसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ दोनों होता, तो एचसीपी और सीसीपी में मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ दोनों पाया जाता है। एचसीपी और सीसीपी में संकुलन क्षमता 74% होता है, रिक्तियाँ की बात करेगा 26%, ठीक है। अब देखिए रिक्तियाँ जो हम लोग पढ़े थे, अवयव कणों के बीच खाली जगह को रिक्तियाँ कहेंगे। रिक्तियाँ दो प्रकार के होंगे, एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगे। तो ध्यान देना है कि त्रिविम में, ठीक है, चार गोले के बीच में जो खाली जगह रहेगा ना, उसे बोलेंगे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, जिसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल बॉयड। देखिए एक गोला इस तरह से अरेंज है, देख रहे होंगे, एक गोला इस तरह से अरेंज है और एक गोला इस तरह से अरेंज है। बीच में जो खाली जगह इसको ढकने के लिए ऊपर से गोला रख दिए, फिर भी आंतरिक भाग से खाली रहेगा। तो ऐसा करके जो आकृति बनेगा इस तरह से, मान लीजिए एक गोला है, एक गोला है और एक गोला है। तो यहाँ पर एगो इस तरह बना त्रिभुज आकार का, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, टेट्राहेड्रल बॉयड कहेंगे, ठीक है। और टेट्राहेड्रल बॉयड की संख्या जो होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड बराबर फार्मूला होता है 2n। मतलब अवयव की संख्या अगर 1 है तो टेट्राहेड्रल बॉयड 2 होगा, अवयव की संख्या 2 है तो टेट्राहेड्रल बॉयड 4 हो गया, अवयवों की संख्या 3 है तो टेट्राहेड्रल बॉयड चतुष्फलकीय रिक्तियाँ 6 हो जाएगा। उसी तरह से अष्टफलकीय रिक्तियाँ, तो त्रिविम में 6 गोले के बीच रिक्त स्थान को अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। 8 गोले के बीच में जो खाली जगह रह जाता है ना, उसे अष्टफलकीय। जैसा देखिए एक गोला इस तरह है, एक गोला इस तरह 2 है, फिर देखिए ए 3 है, फिर देखिए 4 है, 5 है और इधर से क्या हो गया 6 है। और 6 गोले के बीच भी आंतरिक जो खाली जगह हो जाती है, उसके बीच में जो खाली जगह जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियाँ या छिद्र का त्रिज्या अनुपात याद रखिएगा, ये पूछ देगा त्रिज्या अनुपात कितना होता है चतुष्फलकीय का, 0.225 बार। अष्टफलकीय रिक्तियाँ या छिद्र का त्रिज्या अनुपात पूछेगा तो 0.414, 0.225 किस में, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ में, और 0.414 किस में, अष्टफलकीय रिक्तियाँ में। ये आपका ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। चलिए देखिए प्रति परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियाँ की संख्या भी फॉर्मूला होता है 2n, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड बोलेगा तो n होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी एक पूछा हुआ, सीजियम क्लोराइड के बनावट पर संक्षिप्त विवरण दे। ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो सीजियम क्लोराइड हम लोग को पता होना चाहिए कि बीसीसी बनाता है। तो बीसीसी क्रिस्टल बनाता है जिसमें क्लोरीन जो है घन के प्रत्येक कोणीय बिंदु पर देख रहे हैं, क्लोरीन इस तरह से व्यवस्थित है क्लोराइड आयन के रूप में, और सीजियम जो होता है ना घन के केंद्र में होता है। घन के कहाँ होता है, तो प्रत्येक कोणीय बिंदु पर देख रहे हैं इस तरह से क्लोरीन है, इस तरह से क्लोराइड आयन के रूप में है, और बीच में क्या सीजियम है, यानी कि क्लोरीन जो है एनायन मतलब क्यू के कॉर्नर पर, एवं सीजियम प्लस जो है कैटायन धनायन क्यूब के बॉडी सेंटर पर स्थित रहता है, ठीक है। और यह बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, याद रखना बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है। सीजियम के चारों तरफ 8 Cl- घिरा रहता है, तो ये आपको याद कर लेना। ये भी आपको इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा, बेहतर तरीके से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में याद रखना, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन का त्रिज्या और इन आयन के त्रिज्या के अनुपात को आयनिक क्रिस्टल त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। तो किसी आयनिक ठोस में धनायन की त्रिज्या एवं ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए त्रिज्या अनुपात बराबर आपका हो जाता है धनायन की त्रिज्या बटा ऋण आयन की त्रिज्या, R+ बटा R-। अब देखिए कुछ त्रिज्या अनुपात दिया गया, देखिए अगर उप सहसंयोजक संख्या 2 होगा तो त्रिज्या का अनुपात कहाँ से होगा, 0 से लेकर 0.155 होगा, ठीक है। उसका आकृति कैसा होगा, रेखीय होगा, ठीक है। अगर उप सहसंयोजक संख्या 3 होगा
तो उसका त्रिज्या अनुपात कितना होगा 0.155 से लेकर 0.225 के बीच होगा। ठीक है, उसका आकृति कैसा होगा, त्रिकोणीय समतलीय होगा। अगर उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका त्रिज्या अनुपात कितना होगा 0.225 से 0.414 होगा। और 0.225 से 0.225 किस में होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल में और ये होता है ऑक्टाहेड्रल में, यानी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के बीच का वैल्यू होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। अगर 6 होगा तो उसका वैल्यू होगा 0.414 से 0.732 तक। इसका आकृति कैसा होगा, अष्टफलकीय होगा। तो इसमें एक आध गो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में डाल दें, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसको आप फिर भी याद रखिए। ठीक है, क्रिस्टल और घनत्व के बीच व्यंजक जो होता है ये कोई ज़्यादा नहीं पूछता है, बस याद रखना है डी बराबर है ना, डी बराबर क्रिस्टल घनत्व और तो डी बराबर क्या होगा जेड एम बटा एन नॉट इंटू ए क्यू। अब कहिएगा सर कि हाँ समझिएगा कि जेड क्या है, तो जेड होता है अवयवों की संख्या, एम होता है क्या, तो एम हो गया जितने अवयव है उसका मोलर मास हो जाएगा, ए नॉट हो गया एवोगाड्रो संख्या, और एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू पता है 6.022 गुना 10 के घात कितना होता है 23 होता है। ए हो गया घन के किनारा, एक हो गया घन का आयतन, जहाँ डी क्या घनत्व है, बी है आयतन, ए है किनारा, जेड क्या परमाणु की संख्या, ए नॉट बराबर क्या 6.022 गुना 10 के घात 23 एवोगाड्रो संख्या है। अब देखिए एससीसी के लिए बोलेगा तो एससीसी में जेड का वैल्यू 1 होता है, इसलिए डी बराबर 1 रख देंगे तो एम बटा एन नॉट गुना 21 हो जाएगा। याद रखिएगा एससीसी में घनत्व डी बराबर एम बटा एन नॉट इंटू 21 हो गया। बीसीसी में याद रखिए जेड बराबर 2 होता है, तो जेड के जगह पर 2 रख देंगे तो डी कितना होगा 2 एम बटा एन नॉट इंटू 21 हो जाएगा, ये बीसीसी में घनत्व हो जाएगा। ठीक है, आपका एफसीसी में निकालने के लिए पूछ देगा तो एफसीसी में जेड का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, यानी कि डी बराबर 4m बटा एन नॉट इंटू 21 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक वीडियो वन शॉट था। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से कोनो है ना और सब्सक्राइब करने से कोनो आपको है ना बिगड़ नहीं जाएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इससे लाभ जरूर उठाइए, पढ़िए जरूर मज़े से। और यदि वीडियो के लिए अगर आप लोग के लिए बेहतर होगा तो हम जो है अगले क्लास में अगला फिर जो है वन शॉट वीडियो डालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को शुभ रात्रि और धन्यवाद। चलिए तो हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज का फिर से नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग क्लास 12 का पुनः जो है फिजिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका इस बार एग्जामिनेशन में हूबहू लड़ने वाला क्वेश्चन है। इसलिए जो है आप लोग देर मत कीजिए, सभी क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और समझिए और नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए आपके सामने पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप लोग को पढ़ाया गया था, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देख लीजिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, हीरा है, रबर है, प्लास्टिक है, नन ऑफ दीज है। तो पता होना चाहिए हीरा एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कांच होता है। तो कांच किस प्रकार का ठोस होता है, ध्यान रखना, सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस है, अतिशीतित द्रव है, जेल है, इनमें कोई नहीं। तो कांच को कहा जाता है अतिशीतित द्रव। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अगला क्वेश्चन है, करा अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान समझिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें देख लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो रबर आपका क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रबर जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन करा ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट करा आयनिक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है, धात्विक ठोस है। तो ग्रेफाइट आपका जो है सहसंयोजक ठोस है। हीरा और ग्रेफाइट बताए थे कि कार्बन का अपरूप होता है और यह जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है। ठीक है, फिर करा अगला क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, असत ठोस कहा जाता है या तो छद्म ठोस कहते हैं। तो इस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, सत ठोस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ब्रेवेस जालक की संख्या होती है। तो ब्रेवेस जालक में ब्रेवेस वैज्ञानिक के द्वारा जालक बिंदुओं को कुल 14 प्रकार से निरूपित किया गया था। जालक की संख्या 14 और क्रिस्टल सिस्टम में बोलेगा क्रिस्टल की संख्या तो 7 याद रखिएगा। चलिए अगला करा हीरा में कार्बन का संकरण होता है। तो हीरा में कार्बन का संकरण होता है आपका sp3। ठीक है, और ग्रेफाइट की बात करेगा तो याद रखिएगा sp2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेट्रागोनल क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या।
तो टेट्रागोनल क्रिस्टल में ब्रेवे जाला की संख्या आपका होता है 2। टेट्रागोनल क्रिस्टल में ब्रेवे जाला की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ग्रेफाइट में तो अभी जस्ट बताए थे कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो sp2 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में ब्रेवे जाला की संख्या होती है। तो अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में ब्रेवे जाला की संख्या कितना होती है? तो देखिए CTORHMT। तो क्यूबिकल बताए थे 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4। तो ध्यान दीजिए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में जाला की संख्या कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घनीय क्रिस्टल ब्रेवे जाला की संख्या। तो अभी देखिए घनीय में कितना होता है? तो घनीय में होता है 3। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर देखिए हीरा है। तो हीरा क्या है? हीरा एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला आयनिक ठोस है, दूसरा सहसंयोजक ठोस है, तीसरा आणविक है, इनमें कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलीय होता है। क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपका हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट समझते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? वही क्वेश्चन आ गया। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? ग्रेफाइट, हीरा, कांच। था कांच, ग्लास या कांच हो जाएगा आपका, क्योंकि साधारण नमक तो आपका आ जाता है आयनिक ठोस क्रिस्टलीय होता है। मूल क्रिस्टल की अगला देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र में क्रिस्टलों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट समझते हैं आकाशीय जाला के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है। तो आकाश जाला के सबसे छोटे भाग में कणों के पुनरावृत्ति होने से जो ठोस बनते हैं उसे इकाई सेल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या है? ए है। प्राथमिक सेल नहीं होगा, द्वितीयक सेल नहीं होता, इकाई सेल होता है। चलिए क्रिस्टल का घनत्व होता है। तो क्रिस्टल घनत्व बढ़ाए थे फॉर्मूला D बराबर ZM/NO/AQ। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ZM/NO/AQ। AQ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, ZM/NO/AQ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। प्रश्न संख्या 18 करा SCC में अवयवों या कणों की संख्या होती है। तो SCC में अवयवों की संख्या कितना होती है? तो SCC में अवयवों या कणों की संख्या होती है आपका 1। ठीक है, Z बराबर 1 होता है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो BCC में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? इसका पूछता अगर संकुलन क्षमता तो होता 68% और रिक्तियाँ की बात करेगा तो 32%। तो आपका ऑप्शन देखिए A 32% है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि B तो 34% है, होगा नहीं। C 28% होता नहीं है, D 30% होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और बोलता है पैकिंग प्रगुणता या संकुलन क्षमता, तो याद रखना उसमें 68% होता है। ठीक है, नेक्स्ट को समझते हैं हम लोग। धनायन एवं ऋणायन आपस में संयोग कर किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करता है? तो आपको याद रखना है धनायन ऋणायन के मिलने से आयनिक ठोस बनते हैं। पहला आपका धात्विक हो गया, होगा नहीं। दूसरा सहसंयोजक है। तीसरा ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आयनिक ठोस से बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हीरा, तो हीरा का संरचना बोलेगा आपको याद रखना चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट का बोलेगा तो षष्ठफलकीय। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? षष्ठकोणीय है, चतुष्फलकीय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अप्रूफ होता है। वो किसका अप्रूफ है? शुद्ध अप्रूफ होता है जो कार्बन का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सहसंयोजक ठोस का उदाहरण इसमें देख लीजिए। सहसंयोजक ठोस कौन है? तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक ठोस है, सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस है, और कैल्शियम फ्लोराइड भी आयनिक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। SCC क्रिस्टल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत। तो सिंपल क्यूबिक में मुक्त खाली जगह बोलेगा, क्योंकि इसका संकुलन क्षमता होता है, इसमें हम लोग पढ़े थे 52%। कितना? 52%। तो रिक्तियाँ हो जाएगा लगभग कितना? 48%। 100 में से 52 घटा दीजिएगा, 48। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? 52। तो देख लीजिए लगभग 48 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 47.67 लगभग 48 हो जाएगा। अब करा कि निम्नलिखित में किस प्रकार का ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धनी तत्व होते हैं? तो आघातवर्धनी और तन होते हैं कौन सा? धात्विक ठोस होता है आपका। आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। BCC में अवयवों की संख्या होती है। तो BCC में अवयवों की संख्या बोलेगा तो आपको याद रखना 2 होता है। कितना होता है? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विषमदैशिक प्रकृति का होता है? तो याद रखना क्रिस्टलीय ठोस जो होता है विषमदैशिक का, और अक्रिस्टलीय की बात करेगा तो समदैशिक का। तो देख लीजिए इसमें विषमदैशिक प्रकृति की बात हो रहा है, तो क्रिस्टलीय ठोस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। FCC में अवयवों की संख्या होती है। तो FCC में अवयवों की संख्या कितना होता है? तो FCC की बात करेगा उसमें अवयवों की संख्या होता है कितना? 4 होता है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 4 हो जाएगा। बीसीसी की बात करेगा 2, एफसीसी की बात करेगा 4 और एससीसी की बात करेगा तो 1 याद रखना। ईएफसीसी की बात करेगा तो 2 याद रखिएगा। चलिए अगला को समझते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस ठोस में कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है? तो कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में, और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेगा तो उसमें कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एसीसी क्रिस्टल में ए एवं आर के बीच संबंध होता है। तो एसीसी क्रिस्टल में ए और आर के बीच संबंध क्या होता है? ए बराबर होता है आपका 2r, है ना। ए बराबर कितना होता है? 2r, या आर बराबर a/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में कौन विद्युत के सुचालक होते हैं? तो विद्युत के सुचालक कौन है आपका? हीरा तो नहीं है, ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। करा अक्रिस्टलीय मतलब बेरवेदार ठोस होता है। तो बेरवेदार ठोस की बात करेगा तो होता है क्या? समदैशिक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विषमदैशिक तो क्रिस्टलीय होता है। अगला देखिए करा सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो किस प्रकार का है? तो ये जो है आयनिक ठोस हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनिक ठोस है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सही है? क्यूबिक के लिए ए बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मोनोक्लिनिक के लिए ए बराबर बी बराबर सी, रोम्बोहेड्रल के लिए तो ये तो आपका करेक्ट नहीं है। मोनोक्लिनिक के लिए ए नॉट बी इक्वल टू सी, ये भी सही है। रोम्बोहेड्रल बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा एफसीसी में ए एवं आर के बीच संबंध होता है। तो एफसीसी में ए और आर के बीच संबंध क्या होता है? तो ए बराबर होता है 2√2r, ए बराबर 2√2r, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला है एचसीपी में संकुलन क्षमता होता है। तो एचसीपी में संकुलन क्षमता कितना होता है आपका? 74%। याद रखिएगा, रिक्तियां बोलेगा मुक्त खाली जगह रिक्तियां तो 26%। चलिए आगे देखिए एचसीपी इकाई से परमाणुओं की संख्या होती है। तो परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 12। संकुलन क्षमता बोलेगा समन्वय संख्या भी तो 12, परमाणु की संख्या बोलेगा तो 12। चलिए देखिए NaCl में Na एवं Cl का अनुपात होता है तो 6:6 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। करा एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता होता है। तो एफसीसी की बात करेगा तो कितना हम लोगों ने पढ़ा था? 52%, 68 नहीं 74% होता है, रिक्तियाँ 26% होता है, सॉरी। अगला है निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस का उदाहरण है? देख लीजिए लिथियम फ्लोराइड, है ना, हीरा, आर्गन और कॉपर नहीं, लिथियम फ्लोराइड आपका आयनिक ठोस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट है। आगे करा निम्नलिखित में कौन एक हाइड्रोजन बंधन ठोस निर्माण नहीं करता है? तो अमोनिया हो गया हाइड्रोजन बंधन, जल भी बनाता है, ये बनाता है, ये भी बनाता है, नहीं करता है, HCl HF। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निर्माण नहीं करता, बाकी सब बनाता है। निम्नलिखित में कौन नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस है? तो नेटवर्क ठोस की बात करेगा तो आपका नेटवर्क ठोस हो जाएगा हीरा, हीरा आपका नेटवर्क ठोस है। AB टाइप से क्या बनता है? AB टाइप से बनता है आपका HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। प्रति परमाणु चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की बात करेगा तो 2n और अष्टफलकीय रिक्तियां करेगा तो क्या होगा? n, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है BCC पिंड केंद्रित इकाई क्रिस्टल में A एवं R के बीच। तो BCC में होता है A बराबर 4r/√3। तो 4r/√3 क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। घनीय इकाई क्रिस्टल जालक का त्रिज्या अनुपात है। तो घनीय इकाई क्रिस्टल जालक का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो घनीय इकाई का 155 से 0.225 तक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इसका। CCP में उप सहसंयोजक संख्या, तो CCP HCP बोलेगा तो आपका याद रखना 12 होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस नहीं है? तो आयनिक ठोस नहीं आपका अमोनिया आयनिक ठोस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड आपका आयनिक ठोस है, जिंक सल्फाइड आयनिक ठोस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक ठोस है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे समझिएगा। चलिए देखिए सोडियम ऑक्साइड में उपसर्जक संख्या होता है तो 8:4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, सॉरी 4:8 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला को समझते हैं। CCP एवं BCC संरचना में मुक्त खाली का प्रतिशत। सो CCP में होता है आपका, CCP की बात करेगा तो इसमें होता है 26%, अब BCC की बात करेगा तो इसमें होता है 32%। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 26% और 32%, पहला 30%, 26 ये होगा नहीं, 26%, 32%, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो आपको जो है आपके सामने जो अभी हम लोगों के द्वारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम लोगों ने कराया। आशा करते हैं आप लोगों को सभी बढ़िया से समझ में आया होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को इसी तरह का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी जो है डेली जो है इसी तरह का आपका वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।